तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें क्या करना है, देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन है ना। हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए क्या करेंगे, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, हाइट और किसी एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, बिना मेजर किए। सही है, ट्रिगो का यूज करते हुए हाइट और डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें दो टर्म्स पता होने चाहिए मेनली, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखो समझ लो क्या होता है, जब भी आप किसी भी एक पॉइंट से ऊपर की तरफ किसी चीज को देखते हो, है ना, तो वहां पर जो एंगल बनता है, लेट से आप यहां पर हो और आप ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, तो ये आपके बेस के पैरेलल, मतलब आपकी आईज के पैरेलल, है ना, ये हॉरिजॉन्टल जो है वो ये लाइन है। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे आप ऊपर देखोगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। लेट से आप यहां पर हो और नीचे किसी चीज को, आप ऊपर से नीचे किसी चीज को देख रहे हो, ठीक है, तो होगा क्या, आपकी बेस के पैरेलल, मतलब आपकी आईज के पैरेलल जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप नीचे देखोगे तो कुछ एंगल बनता जाएगा ये, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन समझ में आ गया क्या है। ठीक है, कि किसी चीज को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन बनेगा, है ना। देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। लेट्स से ये आपके पास कोई टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। आप इस पॉइंट से जब इस टावर के टॉप को देखोगे तो यहां से आप देख रहे हो तो ऊपर देखोगे तो ये एंगल बन जाएगा यहां पर। सही है, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको कहा जाए कि नहीं, अब आपको यहां से यहां देखना है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आपके आईज के पैरेलल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वो ये है ना, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब यहां से आप नीचे देखना शुरू करोगे तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट का, वो ये वाला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये टावर जो है ग्राउंड के साथ वर्टिकल है, तो यानी परपेंडिकुलर है एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन पैरेलल है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, और इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो है वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख के एंगल ऑफ एलिवेशन बना दूंगा, मतलब क्वेश्चन करते टाइम मैं डिप्रेशन को यहाँ ले आऊंगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही बात। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वाला एंगल जो है ये वाला ये डिप्रेशन होता है, बिल्कुल नहीं, ये बाहर वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो कैसे क्वेश्चंस इस पर कर सकते हैं हम, वो देखो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। एक लेडर है, एक वर्टिकल वॉल के टॉप को जस्ट टच कर पा रहा है। ठीक है, सही है। आगे कह रहा है, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। लेडर जो है वो वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ग्राउंड के साथ ही सपोर्ट मिल रहा होगा लेडर को नीचे। ठीक है, लेडर किसके साथ 60 का एंगल बना रहा है, वॉल के साथ। वॉल और लेडर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पर कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन की बात नहीं हुई है। ठीक है, सही है। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हमें दिया क्या है, लेडर की लेंथ 15 मीटर। ये चीज हमारे लिए लेडर है, ठीक है, ये चीज हमारे लिए वॉल है, तो इनके नाम रख लो ए बी सी। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, ए बी, लेडर, ठीक है, ये है, ये क्या है, वॉल,
वॉल जो है ग्राउंड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही करोगे, सही है ना। अब देखो ये एंगल 60 है, ये साइड पता है, ये निकालना है, तो अब ट्रिगो का यूज करते हुए आप देखो इस 60 डिग्री के लिए ये चीज क्या कहलाएगा, हमेशा जिस भी एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस और बची हुई साइड बेस, सही है। अब देखो तो इसमें हमें एक तरीके से ए बी फाइंड करना है जो कि बेस है, और ए सी जो कि हाइपोटेनस है दिया हुआ है, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉस थीटा जो कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, और बेस कितना है यहाँ पर ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, थीटा हमारे लिए 60 डिग्री है ये एंगल, है ना। तो इस तरीके से आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या चाहिए, है ना, तो वो साइड्स का रिलेशन मिलेगा, उससे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनता है वो पता चलेगा, और वहां पर एंगल पता होगा, उसको पुट करो। कॉस 60 की वैल्यू आप जानते होगे, है ना, कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है, सही है। अब देखो ए बी हमें फाइंड करना है, ए सी हमारे पास है 15, तो ये 15 यहाँ आ गया, तो 15/2 दैट इज ए बी, तो ये कितना हो गया 7.5 मीटर, तो ये लैडर, ये वॉल की हाइट हो गई, है ना। हमें वॉल की हाइट ही तो बतानी थी इस क्वेश्चन में, तो समझ में आया कैसे ट्रिगो का यूज करते हुए हम ये हाइट निकाल सकते थे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल। लेट्स से ये एक पोल है और ये पोल की शैडो है। अब हमसे कहा गया है कि पोल की हाइट और पोल का जो शैडो बना है वो दोनों सेम है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। जब भी सन के एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं तो वो यही वाला एंगल होता है, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो अब देखो ये एंगल मुझे नहीं पता, पोल जो है ग्राउंड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, वर्टिकल होगा, है ना। अब देखो उसने कहा कि पोल की हाइट दैट इज ए बी और पोल की शैडो दैट इज बी सी वो इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, सही है। हमें फाइंड करना है ये थीटा, तो हमें इस थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग आपको देखना है क्या चीजें पता है आपको। थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग ए बी पता है, ए बी दैट इज परपेंडिकुलर, है ना, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और आपको BC पता है दैट इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कहाँ मिलता था, tan थीटा में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप कहोगे कि tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब tan थीटा, थीटा तो हमें पता ही नहीं है, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BC, और क्योंकि हमें तो बोला गया है AB और BC इक्वल है तो BC को भी AB लिख दो, और ये कट के कितना बन गया 1। अब आप ये जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते टाइम आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, जिसमें आपने पढ़ा था कि tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते थे कि क्या एंगल बन रहा होगा, सही है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर, है ना, एक टावर के फुट से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, 2 पॉइंट C and D, है ना, 2 पॉइंट से पास कर रही है, विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट रेस्पेक्टिवली, है ना, 1.4 मीटर के डिस्टेंस पे एक 16 मीटर के। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक टावर है, ठीक है, ये टावर C और D से पास कर रहा है, और C और D के बारे में हमें दिया हुआ है कि C जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और D जो है वो 16 मीटर के डिस्टेंस पे है इसके फुट से, ठीक है। फिर कह रहा है C के साथ इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन और D के साथ इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों जो एंगल बना रहे होंगे उनका सम 90 डिग्री का होगा। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का मतलब यही होता है ना कि सम 90 होगा, अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, सही है। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, है ना, टावर की हाइट चाहिए। तो लेट्स से ये A है, ये B है, ये CD तो थे ही, तो
दो ट्राइंगल बन रहे ABC और एक ABD है ना, जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। टावर है तो ग्राउंड के साथ 90 का ही एंगल बना रहा होगा। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले ABD, ABC ले लेते हैं। चलो ABC लिया तो AB बाई BC, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए AB दैट इज हाइट, और मेरे पास है BC, तो AB और BC का यूज करूंगा, है ना। तो AB बाई BC, इस एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर है, ये बेस है जो कि होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, ठीक है। AB तो पता नहीं है पर BC 4 है, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसको रख लिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लिया ABD, है ना। ABD में AB बाई BD हो जाएगा, है ना, क्योंकि वही इसमें भी हाइट चाहिए होगी, बेस है, तो AB बाई BD, और BD तो ठीक है, एंगल कितना है थीटा, tan थीटा हो गया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि थीटा ही था एंगल। AB पता नहीं है, BD 16 है, तो पुट कर लेते हैं, ठीक है। AB बाई 16 इज tan थीटा। अब देखो इक्वेशन 1 में AB बाई 4 cot थीटा है, और इक्वेशन 2 में AB बाई 16 tan थीटा है। एक तो मैं जानता हूं कि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो AB बाई 16 और ये 1 बाई tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा तो कितना ही होता है, cot थीटा ही तो होता है ना, ये बात हम जानते हैं, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और इक्वेशन 1 से मैं cot थीटा की वैल्यू पुट कर लेता हूं, AB बाई 16 और cot की वैल्यू कितनी थी, AB बाई 4, है ना। अच्छा मैंने रेसिप्रोकल किया था ना, ठीक है, यहां पर मैंने रेसिप्रोकल किया था तो ये 16 बाई AB हो जाना चाहिए था, है ना, 16 बाई AB होना चाहिए था। और cot की वैल्यू AB बाय 4 है ना, पुट कर लेते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर ये 64 हो जाएगा। अब देखो AB क्या होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 64, पर AB क्या है, किसी पोल की या किसी टावर की हाइट है ना, ये तो नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए पॉजिटिव ही होगी, तो 8 मीटर जो है वो उसकी हाइट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखो जरा, नेक्स्ट है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, है ना। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर, ग्राउंड पे एक पॉइंट है P, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आगे क्या कह रहा है, a flagstaff is fixed at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45। P से इसके ऊपर एक flagstaff लगा हुआ है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 45 है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टाफ, फ्लैगस्टाफ की लेंथ बतानी है। अगर इसका नाम रख दें ABCD, P तो है ही, तो AB की लेंथ बतानी है ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P का बिल्डिंग से डिस्टेंस यानी CP भी बताना है ना, हमें दो चीजें बतानी होगी, AB और CP, ठीक है। देखो जरा, दो ट्राइंगल है मेरे पास जो कि राइट एंगल होंगे यहाँ पर, BCP और ACP, है ना, तो दोनों को एक एक करके उठाते हैं इन ट्राइंगल BCP। देखो क्या होगा, मुझे CP चाहिए, BC पता है, इस ट्राइंगल में ये एंगल P पता है 30 है,
तो इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पता है, ये चाहिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ मिलता है, टेन थीटा में। इसलिए BC अपॉन CP को उठाया और टेन थीटा का यूज किया। थीटा क्या है, 30 डिग्री। BC क्या है, 10, CP पता नहीं, 10 30 1/√3 होता है, तो यहाँ से CP की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि √3 को कह रहा है 1.73 ले लो, तो आप चाहे तो पुट भी कर सकते हो यहाँ पर 10 × 1.73 दैट इज 17.3 मीटर। तो ये CP की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे AB भी चाहिए, तो AB कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, ACP में AB मिलेगा। तो आ जाओ जरा, है ना, इन ट्राइंगल ACP, है ना, तो ACP में AC अपॉन CP, सही है। पर इस एंगल 45 के लिए AB परपेंडिकुलर में मिलेगा, है ना, AC पूरा हो गया अपॉन बेस CP, तो 10 थीटा हो जाएगा, और थीटा तो 45 है ना, क्या बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एंगल 45 है। तो AC को मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं, ठीक है, और CP को CP रहने देते हैं, चलो 10 45 1 होता है। AC को AB प्लस BC लिख दिया, क्योंकि AB चाहिए और BC तो पता ही है, तो पुट कर लो। AB पता नहीं है, BC 10 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CP आ गया। CP 10√3 आया था, ये इधर माइनस कर दोगे तो 10 हो जाएगा, तो AB हो गया 10 कॉमन √3 - 1, और √3 तो हमें दिया ही हुआ है 1.73, -1 करोगे तो 0.73 हो जाएगा, तो 10 × 0.73 इज 7.3 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, AB आ गया, सही है, तो ये भी हो गया, AB और CP दोनों आ गए हैं, है ना, हम ये दो चीजें ही इसमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, जिसमें कह रहा है 2 ships आर अप्रोचिंग द लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज अ लाइट हाउस, है ना, 2 शिप अलग अलग दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, लेट्स से एक शिप इधर है और एक शिप इधर है, ठीक है, इस शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी डिप्रेशन दिया हुआ है दोनों का ही, तो देखो, है ना, ऐसे कर सकते थे, ये वाला इसका होता, ये वाला इसका होता, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एक का है 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री, सही है। अब देखो, ये 30 है तो ये लाइन पैरेलल होगा इसके, तो ये वाला भी 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा, इस तरीके से इसको यूज कर सकता हूं मैं। अब देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100, ये दोनों शिप थी वो, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, 100 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट, तो नाम रख लो ABCD, ठीक है। अब देखो ये पूरा 100 है, BC, अब लाइट हाउस जो है वो ग्राउंड के तो परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि सीधा हो गया, है ना। अब देखो B से C और C से D, इसको कुछ मान लो, है ना, लेट BC इज x मीटर, तो CD कितना होगा, पूरे 100 में से x हटा दो तो CD आ जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ACB और ACD, इन दोनों को यूज करके ही हम इसको निकालने वाले हैं, तो उसमें BC और CD की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखो ट्राइंगल लिया ACB, ACB में चाहिए ये है ये, तो परपेंडिकुलर बेस tan थीटा ही लग जाएगा, तो AC अपॉन CB इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा 30 है, तो AC तो पता नहीं है, CB x है, tan 30 1/√3 होता है, ठीक है। चाहो तो यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है, या चलो x निकाल लो, है ना, क्योंकि हमें
x आ गया AC√3, हमें तो AC निकालना है ना, x की तो ज़रूरत ही नहीं है हमसे, है ना, x की ज़रूरत थोड़ी है, तो x निकाल लिया। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल लेंगे ACD, तो इन ट्राइंगल ACD AC/CD सेम tan थीटा हो जाएगा, और इस बार थीटा कितना है 45, इसके लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो 45। तो AC/CD, AC तो पता नहीं है, CD है 100 माइनस x और tan 45 1 होता है, तो यहाँ से AC कितना आ गया 100 माइनस x। तो एक काम करो, अब इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू निकाली थी, AC√3 पुट कर दो, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AC इज इक्वल टू 100 माइनस x की वैल्यू AC√3, ये इधर आ गया AC प्लस AC√3 इक्वल टू 100। AC कॉमन ले सकते हैं, तो √3 प्लस 1 बचे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाएगा, तो AC हो गया 100 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, रैशनलाइज करके हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100 रैशनलाइज करते टाइम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो गया 100 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a² माइनस b², है ना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, 3 माइनस 1 2, तो ये इससे कटेगा तो 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, है ना। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने √3 के लिए कुछ नहीं कहा, तो √3 की वैल्यू पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चले।